वेलकम बैक नाज़रीन। नस्ला टावर पे बात करेंगे। चेयरमैन इबाद हमारे साथ मौजूद होंगे, हसन बख्शी साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि वो दोबारा से नस्ला टावर को खड़ा करेंगे, लेकिन इस सारे मामले में निज़ाम पर जो है वो उसका एक ना सिर्फ मजाक बन रहा है बल्कि लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि कैसे ये मुमकिन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में कितना बड़ा फैसला दे, उसके नतीजे में जो मुताद्दिद फैमिलियां हैं वो मुतासर हों और उसके बाद फिर अदालत खुद ये कहे कि हमने जो फैसला दिया था वो गलत दिया था। क्या उन जजेस जिन्होंने फैसला दिया है उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस पर बात करेंगे। हसन बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक तो ये इशू है कि नस्ला टावर जो बनाया गया था वो गैर कानूनी था, इस पर तो किसी को दो राय नहीं है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इसका हुक्म दे सकती थी कि उसको गिराया जाए या नहीं? इसमें अदालत कहती है कि यह वफाकी हुकूमत के डोमेन में फॉल करता था, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकती। क्या राय है आपकी सर? जो जजमेंट आया है वो नस्ला टावर के बारे में जजमेंट नहीं आया है। थोड़ा सा हमें अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को सही करना होगा। ये एक केस चल रहा था, लियारी में एक बिल्डिंग है जिसने 2 फ्लोर मूसा लेन में, जिसने 2 फ्लोर एक्स्ट्रा डाले थे, और वो पहले कोर्ट चला, केस चला लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उनका केस रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में वो समाअत के लिए केस आया जस्टिस गुलजार साहब के पास, तो जस्टिस गुलजार साहब ने वो केस सुनते के दरमियान ये कहा कि कराची में बहुत सारी इलीगल अनऑथराइज बिल्डिंगें बन रही हैं और उसकी लिस्ट मांगी गई। ये केस आगे चलता रहा तो वहां पर पहला जो इन्होंने फैसला एक दिया कि कन्वर्जन पे बैन लगा दिया गया कराची रीजन पे, यानी चेंज ऑफ लैंड यूज। अगर मेरा प्लॉट रेसिडेंशियल है और डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड पे आता है उसको बैन कर दिया गया, हालांकि पूरा पाकिस्तान में वो इजाजत थी। इसके खिलाफ आबाद ने, चूंकि आबाद उसमें पार्टी नहीं था और हमारे तो ब्रेड एंड बटर कंस्ट्रक्शन से ही चलता है, हमने एक CMA फाइल की कि हमें पार्टी बनाया जाए और हमारी बात सुनी जाए। उस एप्लीकेशन का डिसीजन कल फेडरल शरिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने दिया है। अब वो जजमेंट क्या दिया है, उस जजमेंट से नस्ला टावर का क्या ताल्लुक बनता? देखिए, उन्होंने ये जजमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी कंट्रोवर्सी तक महदूद रहना चाहिए जो उसके पास आई है। इसका मकसद ये कि जो कंट्रोवर्सी आई थी वो मूसा लेन में, लियारी में बिल्डिंग बनी थी, उसके 2 फ्लोर की। उन्होंने अपने जुडिक्शन से, डोमेन से बाहर जाके रोड पे बैन लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये सिंथ की तैनाती कर दी कि ये आर्टिकल 184(3) में कोई चीज भी आप टिक करके कोई भी चीज कहीं चला नहीं सकते, आपके पास जो चीज आए आप वहां तक रिस्ट्रिक्ट करें। दूसरा जो बहुत बेहतरीन फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, उन्होंने कहा कि एक जुडिशियल प्रोसेस है और सारी दुनिया ने ये इस पे कलेक्टिव विजडम यूज करके बनाया है कि पहले लोअर कोर्ट में केस जाता है, उसमें कभी वकील सही जरा नहीं करता, एविडेंस नहीं दे पाता है, जजमेंट खिलाफ आ जाता है, फर्ज करें मेरे खिलाफ आ जाता है, मेरे पास राइट ऑफ अपील होता है कि मैं वकील चेंज कर दूं। कभी जजेस से भी गलती हो जाती है, मैं हाई कोर्ट में चले जाऊं, हाई कोर्ट में मेरे सामने वाली पार्टी के खिलाफ अगर कोई डिसीजन आ जाता है तो उनको भी एक राइट ऑफ अपील होता है, सुप्रीम कोर्ट चले जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये कहा कि वो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो पूरा होना चाहिए था। नस्ला टावर के केस में उनके खिलाफ कोई पेंडिंग केस नहीं थी, कोई लिटिगेशन नहीं थी। ये केस अंडर आर्टिकल 184(3) सुओमो नोटिस में जस्टिस गुलजार ने खुद लिया, इसकी हियरिंग की, इस पर डिसीजन किया, इसकी रिव्यू पिटीशन सुनी, उसको डिसमिस किया और इंश्योर किया कि वो 2-3 महीने में डिमोलिश हो जाए। जो इनकी फायदा हुआ है नस्ला टावर को इस जजमेंट से, एक तो ये नस्ला टावर करके दोबारा अलाइव हो गया लोगों की, मीडिया की नजर में, और शायद जिसकी वजह से उनको कंपनसेशन जल्दी मिले। दूसरी बात, उनकी जो मॉरल विक्ट्री थी, वो जो कह रहे थे कि हमें ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जस्टिस नहीं दिया गया है, हमें हाई कोर्ट में नहीं सुना गया, हमें लोअर कोर्ट में नहीं सुना गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अमूमन माहौल ये होता है, इतना जलाली माहौल होता है, मैंने वहां बहुत सारी पिटीशन अटैक की है कि वकील हजरात को ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिलता और बहुत शॉर्ट टाइम में अपना केस बयान करना होता है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लिमिट होती है, वहां ना वो एविडेंस ले सकते हैं, वो लीगल पॉइंट को टच करते हैं। बाकी आपने अपने प्रीव्यू में कहा कि नस्ला टावर गैर कानूनी इमारत थी। नस्ला टावर पे 17 एनओसीज लेने के बाद वो बिल्डिंग बनाई गई थी। नस्ला टावर में जो चीफ जस्टिस गुलजार का कहना ये था कि उसमें सर्टेन पोर्शन ऑफ लैंड सर्विस रोड एनक्रोच करके उसको एक्स्ट्रा लैंड मिल दिया। और ओनर का क्लेम ये था कि ये एक्स्ट्रा लैंड उसको अलॉट की गई है सोसाइटी ने, और सोसाइटी का और केएमसी का एक लैंड का केस चल रहा था पिछले 25 साल से, इसलिए उसकी सबलीज नहीं हुई है। खैर वो तो अब एक कंट्रोवर्सी डिसाइड हो गई, सही हुई गलत हुई। लेकिन हसन साहब, ऐसे जो केसेस होते हैं इससे हमारे लिए लर्निंग है, चूंकि निज़ाम पर बात उठती है कि ये किस तरह से हो गया, किस तरह से वहाँ पे जो फैमिलीज रहती थी उनका नुकसान भी हो गया आपके एक डिसीजन की वजह से। डोंट यू थिंक सो कि इसमें ऐसा भी होना चाहिए कि जिस जज साहब ने डिसीजन किया है, अगर वो गलत डिसीजन है तो फिर वो उसका लायबल भी है, उसको जवाबदेह भी है, उसका अकाउंटेबल भी है? देखिए, मैं वही मुकम्मल करने जा रहा था। आज नस्ला टावर डिमोलिश हो गया और वो लैंड 1080 गज के बजाय मेरे ख्याल में नेक्स्ट 6 महीने में 1005 या 10 गज वापस री ऑक्शन सुप्रीम कोर्ट का असाइनी ही करेगा। उसमें हम भी एक ऑक्शन परचेजर होंगे, आबाद और लोग भी होंगे जिसको परचेज करना हो, और वहां दोबारा बिल्डिंग ही बनेगी। जो आपने कहा, अब मैं उस बात पे आता हूं। जब 18,000 एकड़ बहरिया का लैंड पेनल्टी लगा के रेगुलराइज किया जा सकता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 पेनल्टी लगा के रेगुलराइज किया जा सकता है, जब बनीगाला को पेनल्टी लगा के रेगुलराइज किया जा सकता है, सो वो ये तीनों पार्टियां बहुत पाकिस्तान की मजबूत और स्ट्रांग और कनेक्टेड पार्टीज थी। तो ये दरमियाने तबके के आम कराची के शहरी 44 फैमिली, क्या 70 गज इनकी जमीन को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता था? 17,000 एकड़ हम तो रेगुलराइज कर सकते थे और 70 गज रेगुलराइज नहीं कर सकते थे। सो और दूसरी बात जो आपने कही कि मैं समझता हूं इसमें सवाल भी है, क्या तो इस तरह होना चाहिए मुल्क में कि कोई भी ताकतवर पार्टी है वो अपनी कंपनसेशन दे के उसको रेगुलराइज करा ले, या सिरे से ही जो इंक्रोचमेंट है या फिर कहीं पे किसी का कब्जा है उसको अलाउ ही नहीं होना चाहिए? जब मुल्क में दो अलग कानून होंगे, गरीबों के लिए अलग और इशराफिया के लिए अलग, तो मसले तो खड़े होंगे फिर। मेरा कहना ये कि एक कानून होना चाहिए। अगर आपको रेगुलराइज करना है तो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए, और अगर आपको डिमोलिश करना है तो सब, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो या दरमियाने तबके के लिए हो, उसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, सबका डिमोलिश होना चाहिए। हाउएवर नस्ला टावर में एक सवाल ये भी है कि अगर वो लैंड गलत था तो जिन 17 महकमों ने एनओसी दी उनके अफसरान को भी आपने अरेस्ट किया, उनके खिलाफ केस चलाया, सबको सब फ्री हो गए विदाउट एनी सजा। इसका मकसद उन्होंने गलत एनओसी नहीं दी थी। ये तो नहीं हो सकता ना कि 17 के 17 डिपार्टमेंट बेवकूफ थे। और अगर जब इतना सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर था तो उनको सजा होनी चाहिए थी। देखिए, और तो आप फिर क्या समझते हैं कि उस टाइम के चीफ जस्टिस ने क्या कोई पर्सनल मोटिव के तहत, जब 17 एनओसी भी मौजूद थे उनके खिलाफ, जब कार्रवाइयां भी हुई, कोई पर्सनल एजेंडा था, पर्सनल मोटिव था जिसके तहत ये कार्रवाई हुई? मुझे ऐसा लगता है कि तबाही जो होती है ना इंसान की, उसकी ईगो की वजह से होती है, उसके जिद की वजह से होती है, और जब आपको एक सीट का आपके जुनून सवार हो जाए ना, उस वजह से होती है। उस वक्त की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे इदारे हों, हर एक ने समझाने की कोशिश की कि ये नाजायज हो रहा है, आप इसको रिव्यू करें, रिकंसिडर करें। पर उनकी एक ही जिद थी कि मैं चाहता हूं कि ये बिल्डिंग डिमोलिश हो। रीजंस अब बेटर बेस्ट नोन टू हिम। आप अब तो वो रिटायर्ड हैं, आप उनसे सवाल कीजिएगा। बट ये जजमेंट से एक मॉरल विक्ट्री उन रेसिडेंट्स की हो गई जो आज 7 साल से अपने कंपनसेशन के लिए रुके हुए हैं। सर, अब कंपनसेशन का क्या सिस्टम है? अब कितने अरसे तक उनको कंपनसेट कर दिया जाएगा? देखिए, अब वो जो फैसला हुआ था उसमें ये हुआ था कि ये प्लॉट अटैच किया गया था और इसको ऑक्शन करना था, और ऑक्शन करने से जो भी रिकवरी होगी वो पैसे तमाम वहां के रेसिडेंट्स को बांटने थे प्रो राटा। पहले 700 गज का ऑक्शन करने गए
तो किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि ऑफिशियल असाइनी साहब या नाजिर साहब ने कहा कि 70 गज का ऑप्शन हम बाद में करेंगे। तो हमने कहा कि अगर आप 70 गज किसी और को बेचेंगे, मेरा सामने वाला प्लॉट, और 700 गज तो ना वो बना सकेगा, ना मुझे तकलीफ होगी, न्यूसेंस होगी। तो आप एक बार प्लॉट को कंसोलिडेट कर लें और वंस फॉर ऑल ऑप्शन कर लें। तो जितने जल्दी, मैं समझता हूँ असाइनी साहब इसको कर लेंगे। पार्टियां लेने को तैयार हैं, लोगों को कंपनसेट मिल जाएगा, कंपनसेशन मिलेगा। हाउएवर, मेरी यहाँ प्ली एक और भी है, इस कंपनसेशन में चूंकि आज फ्लैट के दाम बहुत बढ़ गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा डाले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इस हिस्सा डाले, और इस फाइनेंशियल कंपनसेशन में ग्रेसफुली हमारे चीफ जस्टिस गुलजार साहब भी एज एन टोकन पार्टिसिपेशन भी करें। और देखिए, जितना बड़ा आदमी होता है ना, उसको अल्लाह ताला उतना बड़ा दिल भी देता है। अगर वो इन लोगों से माफी भी मांग लेंगे कि मेरे से गलती हो गई, क्योंकि जजमेंट में आज क्लियर कट लिख दिया गया है कि डोमेन से बाहर नहीं जाना है, डोमेन से बाहर नहीं जाना है। तो मैं यकीन जाने, वो जो लोग झोली भर भर के बदवाएं देते हैं, शायद दुनिया में और आखिरत में हम सबकी आसानी हो जाए। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन इबाद हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नस्ला डिटेल गुफ्तगू उन्होंने की। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।